ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, जैसे कि रेजोनेंस हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन की कैसे इफेक्ट पड़ती है तो ये स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे। नॉमेनक्लेचर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ लेंगे। और आइसोमेरिज्म तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पढ़ेंगे। ये जो सारी चीजें हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये आगे चल के हर चैप्टर में यूटिलाइज होने वाला है किसी न किसी तरीके से। तो इन सबको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी रखा गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। यानी कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ेंगे और टेक्निक पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और अच्छे से समझ पाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोटा नहीं है, इट इज वेरी वास्ट knowledge about the organic compound, and it is due to the catenation property of the carbon। ठीक है, कार्बन की कितनी कैटिनेशन प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना देता है। और उस मिलियंस ऑफ कंपाउंड को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक अलग से पूरा सब्जेक्ट ही बनाना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं, एक अलग से पूरी केमिस्ट्री की ब्रांच ही निकालनी पड़ती है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब हो गया सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो जब भी कोई एक एटम दूसरे एटम से लिंक होता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये तो क्या है, कैटिनेशन है। बट कभी भी हम एच इस तरीके से नहीं देखते कि एक और एच लग जाए, एक और एच लग जाए, इस तरीके से बढ़ते चले जाए, ऐसा नहीं होता। सिर्फ दो ही हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होकर H2 गैस बनाते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन के भी दो मिलते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के तीन भी मिल जाते हैं, O3 हमें मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, इसको हम कहते हैं ओजोन। ठीक है, सल्फर का हमें एसिड मिल जाता है। बट सबसे अच्छी कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन शो करता है, उसके अंदर तो हमें डायमंड मिल जाते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट है। ठीक, फिर उसके बाद कई सारे हाइड्रोकार्बन है, ये सारी चीजें वहां देखने को इस कार्बन के साथ देखने को मिलती है थ्रू द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मोस्टली हमें स्टार्टिंग में, जब आप अराउंड 17th सेंचुरी के आसपास थे, तो लोगों में ये बात थी कि भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये एक अजीब तरीके की जो फोर्स होती है, जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही फोर्स है, वो ही सिर्फ डेवलप कर सकती है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की। और ये बात लोगों के, साइंटिस्ट के मन में ये बहुत स्ट्रांगली डेवलप होती चली जा रही थी। मतलब उनका बहुत पूरा विश्वास था कि ऐसा ही है, कि सिर्फ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड डेवलप हो सकता है और कहीं नहीं बन सकता। तो इन्होंने एक डेफिनेशन ही बना दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसका सोर्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और फिर इसके बेसिस पे इन लोगों ने कैटेगराइजेशन भी करना शुरू कर दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे जो लिविंग थिंग से ऑब्टेन हो रहे हैं, और उन जो नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन हो रहे हैं ना, उनको कैटेगराइज कर दिया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। बट ये जो विश्वास था ये टूटता तब है जब 1828 में एफ ओलर ने यूरिया का सिंथेसिस किया। ठीक है, यहाँ पे देखो रिएक्शन भी दे रखी है, अमोनियम साइनाइड। इस बंदे ने क्या किया, अमोनियम साइनाइड को हीट किया और फिर उसके बाद उसको यूरिया बना दिया। ठीक है, ठीक है, तो पहला झटका यहाँ मिला। फिर दूसरा झटका इनके विश्वास को यहाँ मिला जब कोल्ब्स ने एसिटिक एसिड का सिंथेसिस किया। फिर बर्थिलॉट ने मीथेन गैस को बना दिया इन 1856। इसके बाद तो धाराशाही हो गई है कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट बनाना पड़ा कि भाई ऑर्गेनिक के नए हम लोग डेफिनेशन ढूंढने लगे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है ऑक्सीजन, कभी कभार कर सकता है ऑक्सीजन या सल्फर या फिर नाइट्रोजन या दूसरे कोई कंपाउंड। ठीक है, तो ये हुआ। अब है ना, इस हाइड्रोजन में, इस कार्बन के अंदर हमें कार्बन के शेप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि कार्बन जो टेट्रा वैलेंसी शो करता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है। तो 4 वैलेंसी होती है, तो ये बॉन्ड जो है
चार वैलेंसी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी चार है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से स्टोर्ड होते हैं, बॉन्डिंग कैसी होती है, sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइज क्या होता है, तो हम वो आपको बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ठीक, अभी क्या है, कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 6, मास नंबर 12, तो हमें एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होंगे 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s, ठीक है, 2s, फिर 2p, तो 1s का क्या, कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देते हैं क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, और 2s के अंदर भी हम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे अगेन, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, ठीक है, एक हमने यहाँ भर दिया, एक यहाँ फिलअप कर दिया और दूसरा यहाँ फिलअप कर दिया। इस चीज को हम लोग कहते हैं कि ये जो स्टेट है वो कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, मतलब अभी एक्साइटेड स्टेट में नहीं, अभी रिएक्शन करने के मूड में नहीं, लेकिन जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से हो जाती है। अब हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है, तो यहाँ 1s2 तो रहता ही है, ठीक है, फिर उसके बाद 2s एंड 2p में चेंजेस आते हैं, तो 1s के अंदर हम ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहे हैं, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वाले ऑर्बिटल में आ जाता है इन एक्साइटेड स्टेट। ये कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब उसने अब एनर्जी एब्सॉर्ब कर लिया है और हायर एनर्जी पे आ चुका है, ठीक है, मोर प्रॉपरली अगर ड्रॉ करना होता तो मुझे इसकी एनर्जी लेवल में लोअर दिखाता और फिर इसकी हायर दिखाता, मतलब ग्राउंड स्टेट यहाँ ड्रॉ करता, तो हमारे पास जो है ग्राउंड, अगर ग्राउंड स्टेट यहाँ आ रहा है तो मैं एक्साइटेड स्टेट यहाँ ड्रॉ करता, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉ हो जाता, ये एक्साइटेड स्टेट है, ठीक। अब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं हम लोग, इसके अंदर 2 है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, बट जैसे ही वो इस स्टेट में आता है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर होता है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका s ऑर्बिटल का, इस s ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन वो जंप करके तीसरे वाले में आता है, यानी यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2s1 and 2p3। now this is एक्साइटेड स्टेट और यहीं पे हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मेन डेफिनेशन ये है कि द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी, क्योंकि खास बात ये ध्यान रखना कि जो एनर्जी, जैसे यहाँ पे 1s की एनर्जी की बात करें तो बहुत कम है, 2p की बात करें तो ज्यादा है, और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा है, तो इनमें मिक्सिंग कभी नहीं हो सकती है। मिक्सिंग किस में होगी, ऐसे ऑर्बिटल्स में होगी जिनकी बीच की एनर्जी गैप बहुत ही कम होगी, या फिर मतलब बहुत कम नहीं, मतलब एकदम पास पास होगी, जिसकी वजह से आसानी से ये पूरा मिक्स कर सकता है। तो यहाँ पे 2s और 2p की जो एनर्जी की बात करें हम लोग, तो ये काफी पास पास होते हैं और इनके एनर्जी गैप भी कम होते हैं, लगभग लगभग सिमिलर एनर्जी के होते हैं, इसकी वजह से इनमें मिक्स हो जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ सिमिलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, एंड ऑब्टेनिंग द सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे। अगर मैं ये सारे ऑर्बिटल मिक्स करूं, जो कि 1 s का है 3 p का है, तो उसके बाद मेरे पास 4 ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिड वाले, ठीक है। तो s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, कुछ इस तरीके का सर्कल में, ठीक है।
और p ऑर्बिटल का शेप होता है कुछ ऐसा। तीनों ऑर्बिटल ड्रॉ कर देते हैं। फिलहाल जो p ऑर्बिटल है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे, ठीक, तो ये जो p ऑर्बिटल है कुछ इस तरीके का होता है। बात करें हम लोग, ठीक, यहाँ पे 3 एक्सिस हम लोगों को दिख रहा है। एक है एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस। तो हर एक लोब यहाँ पे येलो कलर से लोब बना देते हैं। ये येलो कलर वाला लोब जो है वो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो कलर नहीं कर रहे। जो ग्रीन कलर का लोब है वो वाई एक्सिस पे है, ठीक है। और उसके बाद ब्लू कलर ले लें या व्हाइट ले लेते हैं, बेटर रहेगा। जो व्हाइट कलर का लोब है वो है, व्हाइट कलर का लोब हमारा जेड एक्सिस पे। तो व्हाइट कलर वाले को हम लोग कहेंगे पी जेड, ठीक है। और ग्रीन कलर वाला क्योंकि वाई एक्सिस पे है ना, ये देखो वाई एक्सिस पे है, तो इसको हम लोग कहेंगे पी वाई। और येलो कलर का जो ऑर्बिटल है इसको हम लोग कहेंगे पी एक्स, ठीक है। तो ये 3 ऑर्बिटल इस तरीके से हैं। इसको मैंने ड्रॉ इस तरीके से किया है कि ये पी एक्स हो जाएगा, ये पी वाई हो जाएगा, ये पी जेड होगा, ठीक है। ये सब मिक्स करेंगे तो फिर कुछ नए ऑर्बिटल बनाने वाले हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि कभी भी जो ओवरलैपिंग होती है वो जितनी ज्यादा हो उतनी इफेक्टिव होती है। जैसे ये मेरे पास है ना, 2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग का एरिया क्या है, कितना है, ये एरिया, ठीक है, ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ना, अगर ये कम हुआ तो बॉन्ड बहुत वीक बनेगा, ठीक है। और इसी और ओवरलैपिंग एरिया का, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स का एरिया जो है ज्यादा हो जाएगा तो उसके अंदर बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ दिखेगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो इसीलिए बिकॉज पी ऑर्बिटल में ये लोब जो है बहुत छोटा सा है, ठीक है, लोब छोटा सा है तो ओवरलैपिंग भी कम हो पा रही है। एक काम करते हैं, तो ये काम क्या करता है, एक लोब को छोटा सा बना देता है दूसरी साइड, और एक तरफ क्या हो जाता है, बड़ा बना देता है, और फिर उसके बाद ओवरलैपिंग होती है। तो ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है नया मैंने बनाया है यहाँ पे देखो, एज कंपेयर टू दिस वन, यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस केस में क्या है कि हमें साफ दिख रहा है कि ओवरलैपिंग बढ़ जा रही है। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में क्या होता है कि जब एस ऑर्बिटल इनके साथ मिलता है तो इनका एक लोब छोटा हो जाता है और बाकी लोब जो दूसरा जो लोब है वो अदर वो बड़ा हो जाता है, और टोटल ऑर्बिटल की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 4। तो इसका फायदा क्या होगा, ये 4 ऑर्बिटल है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। इसका फायदा क्या हुआ कि इसमें जब हाइड्रोजन रिएक्ट करने आएगा इस ऑर्बिटल से और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो उसे हम ये दिखा, उसमें क्या होगा कि यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग साफ देख सकते हैं कि जब ऑर्बिटल आएगा बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही चारों के साथ केस रहेगा, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन है ना 3 तरीके से होती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन यानी ये हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक हो जाता है sp3, एक हो जाएगा sp2, एक हो जाएगा sp। sp3 के अंदर क्या होता है, एक s ऑर्बिटल रहेगा, उसके साथ
3 p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, ठीक है, ये केस है, ठीक। और sp के साथ क्या होगा कि एक s ऑर्बिटल रहेगा, इस केस में एक s ऑर्बिटल रहेगा और ये कंबाइन करेगा 2 p ऑर्बिटल में, ठीक है। और यहाँ पे एक अगेन, ठीक। तो यहाँ पे s और एक ऑर्बिटल s का रहेगा, एक p का रहेगा, ये px हो जाएगा, इसको py ले लो, ये pz हो जाएगा। इसमें चाहे px ले लो चाहे py ले लो, ठीक है। जनरली कहीं कहीं पे ना z pz ले लिया जाता है फॉर द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो चाहे py भी ले लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप py ले सकते हो, pz ले तो उससे जो ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि टोटल 4 ऑर्बिटल, जिसमें s ऑर्बिटल क्या है 25%, ठीक है, s ऑर्बिटल 25% है और p ऑर्बिटल टोटल कितना हुआ 25 प्लस 25 प्लस 25, यानी यहाँ पे है 25%, 3 है ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 75%, तो ये हो जाएगा 75%। तो हम कह सकते हैं इसमें कि 25% क्या है s कैरेक्टर, ठीक है, और 75% क्या है p कैरेक्टर, ठीक है। इस सेम इसके अंदर भी एक s है, 2 p है, तो हम कह सकते हैं 33.33% s कैरेक्टर है, ठीक है। और p ऑर्बिटल की बात करें तो 66.66% जो है वो p कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे s ऑर्बिटल जो है वो s कैरेक्टर टोटल हो जाएगा, क्योंकि एक ये है s और बाकी p, 2 p है, एक p है, मतलब 2 मिला के टोटल 2 ही है। तो s p के अंदर 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है, ठीक है। अब ये कैरेक्टर की वेरिएशन, जो s कैरेक्टर की वेरिएशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिन कार्बन एटम के पास s कैरेक्टर ज्यादा आ जाता है इन दी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे sp की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू the carbon which is sp2 hybridized, और sp2 hybridized वाले कार्बन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एज कंपेयर टू sp3 hybridized कार्बन, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे मैंने ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया। एक और चीज है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया और sp2 हाइब्रिडाइज कवर कर लिया। दूसरा है पाई बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो पाई बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक के लिए आई होप मैं वो जानता हूँ, ठीक है। 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है पाई बॉन्ड, दूसरा होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड को हम कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड का होता है फ्रंट वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो गया कि ना, जब भी कार्बन और कार्बन बॉन्ड बनाएंगे
जब अगला बॉन्ड बनाना होगा तो इस तरीके से p ऑर्बिटल है ना बेंड कर जाएगा, ठीक है, कार्बन का, ठीक। तो ये बन जाएगा पाई, ठीक। एक तो होगा अप साइड पे और एक डाउन साइड पे, मतलब एक ऊपर साइड से हो जाएगा और फिर एक क्या होगा, अब ये फ्रंट एंड बैकवर्ड साइड से भी बॉन्ड बन जाएगा, यानी कुछ इस तरीके का। ये जो फ्रंट साइड से, ऐसा आप समझ सकते हो कि आउटसाइड द मॉनिटर स्क्रीन, और एक हो जाएगा इनसाइड द मॉनिटर स्क्रीन, पीछे साइड से बनेगा। एक तरह से सारी जगह ऑक्युपाई हो जाती है, एक जो इनसाइड वाली जगह है, फिर आउटसाइड वाली जगह है, बीच में सिग्मा बॉन्ड हो ही जाता है। ये जो बीच में होता है सिग्मा बॉन्ड, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही पाई बॉन्ड बनेगा। और जितने ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं दे आर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाई अनहाइब्रिडाइज 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 ऑर्बिटल आर involved in पाई बॉन्डिंग, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है, अगर पी पाई जो हो पाई जो पी ऑर्बिटल है वो अगर इस शेप का हो गया तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि ये वाला जो लोब है जो बड़ा है तो ये तो बेंड कर जाएगा, ठीक है, फॉर साइड वाइज ओवरलैपिंग। बट ये जो छोटा लोब है ना वो साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए बेंड ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमेशा जब भी पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा जो भी ऑर्बिटल है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए नहीं जाएगा, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और फिर ये हाइड्रोजन अटैच हो गया, ये हाइड्रोजन अटैच हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड की तो इस बॉन्ड में एक सिग्मा है, ठीक है, एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर। तो ये जो कार्बन है ना ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो गया कि 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है इन दी हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका हुआ sp2, यानी एक s का 2 p का। एक है हमारे पास यहाँ पर पाई बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड, ठीक है। और पाई बॉन्ड वाला कभी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करता, इसलिए 4 ऑर्बिटल नहीं सिर्फ 3 ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे। सेम इस कार्बन के साथ भी ऐसा ही है, ठीक। तो यहाँ पे पाई बॉन्डिंग भी शायद आप पाई बॉन्डिंग बहुत ज्यादा आपको समझ में आ गया होगा। पाई बॉन्डिंग की खास बात यह है कि ना पाई बॉन्डिंग जहां पे भी अवेलेबल होगा एक चीज ध्यान देखो कि वो साइड से अटैक कर रहा है, साइड से ओवरलैप कर रहा है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन है ना एक्सपोज्ड होंगे। तो इस पे कोई भी पॉजिटिव रिएजेंट या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट वो आके अटैक कर सकता है, बिकॉज जहां पर पाई बॉन्ड होता है वो साइड वेरी वेरी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ पे हम लोगों का ये टॉपिक ये चीज खत्म होता है पाई बॉन्ड के ऊपर डिस्कशन। आई होप मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू, ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक। इसके अंदर क्या है कि हम रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। पहला है कि एकदम नॉर्मल स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, जैसे कार्बन और कार्बन बॉन्ड इस तरीके से बना हुआ है। अब क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी होती है तो 4 कार्बन शो ही करेगा, तो एक बॉन्ड तो यही बन गया, एक बॉन्ड हाइड्रोजन में बन जाएगा, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन गया एंड ये रहा, ठीक है। हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, इस तरीके से हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। बट ये बड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि हर एक बॉन्ड ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए हम शिफ्ट कर जाते हैं
कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या होता है कि हम CH3 इस तरीके से लिख देते हैं, CH2 लिख देते हैं, इसी सेम कंपाउंड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक कार्बन CH3, यहाँ पे इस कार्बन पे CH3 है, इस कार्बन पे CH2 होगा, इस कार्बन पे CH2 अगेन, इस कार्बन पे CH3। तो यही बातें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ये कंडेंस फॉर्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम कार्बन के बीच में बॉन्ड ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। और कभी कभार क्या होता है कि बॉन्ड लाइन लिखने के साथ साथ हम लोग है ना उसी के साथ CH2 भी लिख देते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बट अदरवाइज एक और रिप्रेजेंटेशन है लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक बैंड, हर एक एंडिंग वो ये रिप्रेजेंट से करता है कि इस जगह पे कार्बन है। तो मैं जो ग्रीन कलर का डॉट बना रहा हूं यहाँ पे, ये सब के सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन। और इन डॉट के बीच में जो येलो कलर की लाइन है, इन डॉट के बीच में जो येलो कलर की लाइन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड। ये बॉन्ड है, ये ग्रीन कलर के जो डॉट्स हैं वो कार्बन है, ठीक। तो इसके रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे इथेन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। इथीन को डबल बॉन्ड लगा के इथाइन को ऐसे, मिथेनॉल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, अगर हम लोग साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक कंपाउंड में दो तरह के कंपाउंड आते हैं, एक बेंजीन आता है, एक आता है एलिसाइक्लिक। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे एलिसाइक्लिक की ही बात करेंगे। तो उसके अंदर 3 कार्बन का बना हुआ एक रिंग है, ठीक है। तो इस रिंग की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा रखी है। देखो कभी कभी हम लोग डायरेक्टली शेप ही बना सकते हैं, ये भी कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हर एक जॉइंट जो है वो अपने आप में एक कार्बन की पोजीशन है। ठीक सेम ऐसे ही कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे ही होगी, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट वाले में भी सेम है, एक Cl ऐड हो गया, देखो बाकी सब चीजें सेम है। नाउ इसके बाद रिप्रेजेंटेशन आता है 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल में हम लोग यूज करते हैं इस तरीके का डायग्राम। तो ये हाइड्रोजन ऑन द प्लेन होगा, जो लाइन से ड्रॉ किया गया है ना, इसका मतलब ये है कि ये एकदम प्लेन में ही है। जैसे स्क्रीन आपकी दिख रही है ना, तो स्क्रीन के ऊपर ही, स्क्रीन भी एक अपने आप में प्लेन है, उस अब स्क्रीन के इनसाइड और आउटसाइड भी डायरेक्शन होती है। तो जब स्क्रीन के ऊपर है ये हाइड्रोजन और ये वाला ऊपर है, इसका मतलब ये ऑन द प्लेन है, ठीक है। और जो डॉटेड लाइन से वेज शेप का दिखा रखा है और जो फेड हो रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो ये मतलब है कि ये हाइड्रोजन बिहाइंड द स्क्रीन है या फिर इनसाइड द बिहाइंड द स्क्रीन है, या फिर हमसे फार अवे है। दिस बॉन्ड इज फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और यहाँ जो वेज शेप्ड है, सॉलिड वेज शेप,
ठीक है, ये बता रहा है कि इसमें हाइड्रोजन जो है ये हम लोगों की तरफ है, यानी आउटसाइड द बट स्क्रीन टुवर्ड द ऑब्जर्वर, जो भी देख रहा है उसकी तरफ है, ये अवे है ऑब्जर्वर से। ठीक है, 3D मॉडल यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत अच्छा। देखो, फ्रेमवर्क ऑफ स्टिक मॉडल, तो ये यहाँ पे एक डंडी ऊपर बाकी 3 ऐसे, इस स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राहेड्रल कहते हैं। अगर इसी स्टिक के साथ बॉल लगा दिया है, कार्बन के लिए अलग बॉल और हाइड्रोजन के लिए अलग बॉल, तो बॉल एंड स्टिक मॉडल। यहाँ स्पेस फिलिंग ऑफ मॉडल है, स्टिक तो कुछ रहेगा ही नहीं, एक सारी स्पेस को हम फिलअप कर देंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, एंड आई होप कल तक आपको एक और नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा क्लास 11th का, और इसी टॉपिक का सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। थैंक यू, आज के लिए एनफ है।